उस क्रॉस क्वेश्चन के बाद क्या मटेरियल निकल के आता है, तब ये कंप्लीट होगा केस। उसकी जानकारी के बगैर ईडी के अफसरों ने उससे दस्तखत कराया, और ईडी दस्तखत कैसे कराती है सारे भुक्तभोगी लोग जानते हैं। जो भी चीज पकड़ी जाएगी वो किसी वीआईपी की रहेगी और वो कुछ दिन पहले उसको बेच चुका रहता है। आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं महादेव ऐप से जुड़े उस चर्चा पे जिसका राजनीतिक तौर पे खूब इस्तेमाल हुआ है और कोर्ट में जाने के बाद असीम ने जो है अपनी बयान को बदल दिया। इस पूरे घटनाक्रम को जब आप एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते देखते, लिखते, पढ़ते हैं, क्या चीज महसूस करते हैं? बयान बदले जाने का क्या मतलब होगा? देखिए, कानूनी स्थिति के अनुसार जांच एजेंसी को जो बयान दिया जाता है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, और वैसे भी कोर्ट में नया बयान रिकॉर्ड कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे मामला किसी साधारण जांच एजेंसी का नहीं था, ईडी का था। ईडी के बारे में कहा जाता है कि एक बार जो बयान ईडी के समक्ष दर्ज कराया गया है वो कोर्ट में जो है मान्य होता है। लेकिन यहाँ पे पहले अभियुक्त ने, जिसको बनाया गया असीम दास, उन्होंने पहले जो है वो एक लंबी चौड़ी 10 से 11 पेज की चिट्ठी जो है वो ईडी के चीफ को लिखी। जब उनने देखा कि उस पर कोई प्रभावकारी निर्णय नहीं लिया जा रहा है तो उनने कोर्ट में एक एफिडेविट देके अपने बयान को फिर से दर्ज कराया। क्योंकि कानून से जुड़ा पूरा मामला है। अंसारी साहब, आप तो कानून के जानकार भी हैं, क्या लगता है ईडी के इस तरह के जांच कार्रवाई या बयान बदले जाने के मामले को किस तरह से कानूनी तौर पर देखा जाएगा? जी, जब तक जांच पूरी ना हो जाए और मामला कोर्ट तक अगर पहुंचता है तो जो इनका बयान लिया गया है उसमें क्रॉस क्वेश्चन होगा। उस क्रॉस क्वेश्चन के बाद क्या मटेरियल निकल के आता है, तब ये कंप्लीट होगा केस। तो अब जब असीम ने अपना बयान बदल दिया, इसके क्या मतलब होते हैं? देखिए, अभी तो उन्होंने जो 4-6 पन्ने का जो अपना एक अलग से वो दिया है जांच के लिए सीजीआई साहब को और प्रधानमंत्री साहब को और ईडी के हेड क्वार्टर में, तो अब देखते हैं इसके बारे में क्या वो लोग कार्रवाई करते हैं और क्या निष्कर्ष निकलता है। जब तक मामला कोर्ट में नहीं पहुंचेगा और जब तक उनके बयान का क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा तब तक अपन कोई वो उसका नहीं निकाल सकते। निष्कर्ष भी निकलेगा नहीं, बयानों के क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत जो है जरूरी है। इस पूरे मामले में हमने देखा कि एक तरह की हड़बड़ाहट थी, क्योंकि चुनावी साल चल रहा था, आखिरी के मोमेंट में ये सारी चीजें हो रही थी, तो एक तरह का इस चीज को हाइप देने के लिए जांच में जल्दबाजी करने की जांच एजेंसी की तरफ से कोई गड़बड़ी नजर आई आपको? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। झूठ के बल पे राजनीति चल रही है, और ये सारे मामले जो है इसी से जुड़े हुए हैं। और आम नागरिकों का भी अब यह सोचना शुरू हो गया है कि आखिर ये सारी चीज़ें चुनाव के समय ही क्यों आती है। मतदान को अगर 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर बचे हुए हैं और किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर 500 करोड़ से ऊपर का आरोप लगना, ये अपने आप में एक संदिग्ध जान पड़ता ही है। और फिर ये भी देखिए कि लगे हाथ ये उनका बयान भी आया और उसके बाद तुरंत उसका भी बयान आया कि भाई मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, मैंने दस्तखत किया या मेरे से दस्तखत कराया गया, जबकि अंग्रेजी मैं जानता ही नहीं। तो निश्चित तौर पे यह है कि उसकी जानकारी के बगैर ईडी के अफसरों ने उससे दस्तखत कराया, और ईडी दस्तखत कैसे कराती है सारे भुक्तभोगी लोग जानते हैं। अब वो अगर बयान दे रहा है तो कानून के जानकार लोगों को ये कहना है कि आरोपी का बयान मान्य नहीं होता। तो जब आरोपी का बयान मान्य नहीं होता तो 10 पेज का वो जो अंग्रेजी में जो बयान लिखाया गया है उसको कैसे मान लिया जाएगा? जी, अब ये काफी तकनीकी सवाल है। ये हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो जुडिशियल राइट है किसी मामले में फंसे किसी आरोपी को या कथित तौर पर किसी संदेही का, ये जो जुडिशियल राइट्स हैं, इसका जो मैनिपुलेशन जो है, बार बार इसको जो है बदला जाना, ये क्या लगता है ठीक है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स का मामला हो या सीबीआई हो, सारे जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता, वो जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं उससे उनकी विश्वसनीयता घटी है। बड़ी बात जो है सीनियर जर्नलिस्ट ने कही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता जो है वो अब ताक पर है। क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की चीजों को और बढ़ावा मिलेगा आने वाले दिनों में? इस संदर्भ में मैं एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को खोलना चाहूँगा
छत्तीसगढ़ में गंभीर आरोप लगना एक बहुत पुराना सिलसिला है। भिलाई में एक बड़ा चर्चित मामला हुआ था जिसको जैन हवाला कांड कहा जाता है, और उस समय कांग्रेस भाजपा के बड़े नाम जो उस समय हुआ करते थे उनके ऊपर हवाला से पैसा लेने के आरोप थे, जिनमें एक नाम कमलनाथ जी का था और दूसरा सबसे बड़ा नाम उस समय भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी का था। देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे और सभी नेताओं ने ये कहते हुए जो है उस चुनाव से अपने को दूर कर लिया था कि जब तक इस मामले में हम बाइज्जत बरी नहीं हो जाएंगे और पूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन ये बात है 1998 के पहले की। उस समय के राजनीतिक सुचिता और आज की राजनीतिक परिस्थिति में बहुत अंतर है। अब तो ये नज़र आने लगा है कि जिस नेता के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये सब पहले सदन में चर्चा का विषय हुआ करता था, लेकिन अब पूरा मामला सदन से हट के सड़कों पर आ जाता है। और जैसे ही एक कोई जांच एजेंसी किसी प्रेस रिलीज को जारी करती है या उसके वीडियो को कट करके जारी कर देती है, गंभीरतम पद पे बैठे हुए केंद्रीय मंत्री तड़फड़ उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और एक तरीके से एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 20 साल 22 साल की राजनीति में भ्रष्टाचार ना तो कांग्रेस के लिए कभी मुद्दा बन पाया, ना भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बन पाया, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है वो 2001 से आरोप ही लगे हैं, लेकिन आज तक कोई भी भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हो पाया। क्या यही वजह है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनकी साख लगातार जो है वो कम होती जा रही है? दो महत्वपूर्ण बातें सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा है, शशांक दुबे जी ने, कि लगातार जो जांच एजेंसियां हैं उनकी नैतिकता पे सवाल उठे हैं और राजनीतिक नैतिक तौर पर जो है नीचे चले गए हैं। क्या लग रहा है कि ये भविष्य जो है छत्तीसगढ़ में इस तरह की चीजों को लेकर यही वजह है कि उनकी जांच एजेंसियों पे जो जांच है उस पर सवाल उठते हैं? ये कहना सही है कि जांच एजेंसियां जिस प्रकार कार्य कर रही हैं, अगर वो आगे चल के भी अगर ऐसी ही कार्रवाई करती रहें तो फिर बिल्कुल भी विश्वास लोगों का जांच एजेंसियों से उड़ जाएगा। एक बार जब अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों से विश्वास उठ जाए या राजनेताओं के नैतिकता से अविश्वास उठ जाए, ये पूरा प्रदेश और पूरा देश किधर जाएगा फिर? देखिए, अभी तक तो ये माना जाने लगा है कि जिसकी सरकार उसकी जांच एजेंसी। 2014 से आज तक जिसकी भी सरकार है, लोग कहते हैं कि जांच एजेंसी उनकी है। सरकार बदलेगी तो वही जांच एजेंसी जो है, वही जांच एजेंसी जो आज जांच करवा रहे हैं उनके खिलाफ में भी जांच शुरू कर देगी। तो एजेंसी की जो निष्पक्षता है वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब सरकार के उपक्रम बने हुए हैं। तो ये एलिगेंस लगाना कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो केंद्र के जो है कभी कहा कि तोता है, कभी कहा कि कुछ और है, तो क्या लग रहा है कि इस तरह के जो सटायर्स मार्केट में इन दिनों चल रहे हैं ये तकरीबन चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को जोड़ के देखते हैं हम हमेशा। तो पहले एक जांच एजेंसी थी जो आर्थिक अपराधों का जांच करता था, उसका नाम था EOW, और मजाक में लोग बोलते थे कि वो मुख्यमंत्री का थाना है। अब ऐसा ही जो चस्पा शब्द है वो ईडी के ऊपर लग रहा है कि ये तो PMO दफ्तर का थाना है। तो ऐसे में जिस जांच एजेंसी का जन्म संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण हुआ, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि धन शोधन के मामलों में आप जांच करेंगे, काले धन की आप जांच करेंगे, उसका इतना हल्का उपयोग पूरी की पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और आज 25 नवंबर है, हमको इस बात की ज़्यादा चिंता हो रही है कि आज ही के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान के संदर्भ में बोला था कि संविधान कोई भी अच्छा और बुरा नहीं होता, उसको लागू करने के जो लोग होंगे उनकी नीयत पे सवाल आता है कि आखिर हमारे संविधान को लागू करना किनके हाथों में पहुंच गया है। और ऐसे में अब पूरी जवाबदारी जनता की है कि वो इस बात को समझें कि यदि इस देश में संविधान का राज स्थापित करना है तो उनको ही अपने प्रतिनिधि सही चुनने होंगे। जी, अगर राजनीति में और लोकतंत्र में अगर आपको अपनी साख बचानी है तो जाहिर सी बात है कि आपको लोकतंत्र की गरिमा भी बनाए रखनी होगी। जिस शख्स को ये पैसे दिए जाने के कथित तौर पर बात कही गई थी, 508 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, उनके तरफ से कई प्रतिक्रिया आई इस मामले को लेकर। उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए आपको क्या लगा? एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आपने क्या चीज महसूस की? जिस तरह से मुख्यमंत्री के बयान, असीम दास के बयान
और ईडी की कार्यवाही, जल्दबाजी की कार्यवाही, ये सब देखते हुए मुझे यह लग रहा है कि ये टोटल राजनीतिक प्रोपेगेंडा से और कुछ नहीं लग रहा है। इसका नुकसान हुआ होगा इस चुनाव में? नुकसान तो मैं नहीं समझता, इसलिए मैं नहीं समझता कि पिछले 5 साल से जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर जितने भी आरोप लगाए जाते रहे हैं, वो बार बार मुख्यमंत्री यह कहते रहे हैं कि ईडी का चुनाव तक स्थायी ठिकाना छत्तीसगढ़ रहेगा, और ईडी वालों ने यह करके दिखा दिया कि एक मजाक में ये भी बात कहा कि उन्होंने फ्लैट खरीद लिया है, यहाँ ईडी ने फ्लैट खरीद लिया। तो भाई उपलब्ध कराए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईडी के एडवोकेट से हमारा जो है राफ्ता हुआ था, हमने उनसे, उन्होंने एक बात बहुत लाउड और स्पष्ट कही थी कि ईडी के दफ्तरों की रेकी की जा रही है, ईडी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको जो है सर्कुलेशन पे रखा गया है, उनकी रेकी की जा रही है, ऐसा उन्होंने एलिगेंस लगाया था। ये कोर्ट पे हलफनामे में उन्होंने कहा था कि वो उनको काम करने में जो है बाधा उत्पन्न की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि कोर्ट देखेगी, जब ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा तब कोर्ट इन सब बयानों को देखेगी, तब वो कोर्ट कह सकती है कि भाई किसी गवर्नमेंट ने इसमें दबाव बनाया कि नहीं बनाया, वो कोर्ट के ऊपर है। एक तिलमिलाहट तो जरूर दिखी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से और जो है गृह सचिव की तरफ से। हमने देखा कि ईडी को लेकर काफी सटायर्स बने, आलोचनाएं हुई। क्या लग रहा है कि ये जो एलिगेंस है ईडी के लोगों पे जो है मॉनिटरिंग करना या इधर उनको जो है सर्विलेंस पे रखना, ये क्या सही बात है? देखिए, जांच एजेंसियों के उच्च अधिकारियों के बीच जब खुद ही एक दूसरे को निपटाने की बात आ जाती है, इसका उदाहरण सीबीआई चीफ का मामला था। जब एक चीफ दूसरे को निपटाने में आया था तो वो संक्रामक रोग नीचे भी आता है। ईडी के अंदर जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब इसी समाज के हैं। समाज में जो परेशानियां हैं, जो नैतिक मूल्य घटे हैं, ईमानदारी घटी है, उन सब रोगों से ईडी के अधिकारी भी जख्मी हुए होंगे। राजस्थान का हाल का मामला है, जब ईडी के अधिकारी लंबी रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़े गए और सीबीआई ने ही उनको पकड़ा। ऐसे में यदि ईडी के कर्मचारियों की रेकी कोई जांच एजेंसी करा रही है तो इसमें गलत क्या है? आखिर चौकीदार की चौकीदारी भी एक परंपरा है, इसमें कोई गलत। तो ये कहना कि चौकीदार की भी चौकीदारी हो जाए। हम जिस शहर में इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, मानिक जी ये बताएं कि इसी शहर के एक बड़े नेता हैं जिनके भतीजे की गाड़ी पे, जैसे उनकी सनफ्लावर कंपनी थी, उनके भतीजे की गाड़ी, उनकी गाड़ी पे जो है रकम मिला था। और इस बात को लेकर जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने काफी पब्लिक डोमेन पे कहा कि हमने गाड़ी तो बेच ली है बहुत पहले, आरटीओ से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो हमारा कुछ इससे वास्ता नहीं है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये जब कार्रवाई हुई तो जिनके तरफ से प्रचारित करना था कि पूर्व मंत्री के भाई की गाड़ी है, खूब प्रचारित कर दी। पूर्व मंत्री ने बकायदा कागजात पेश करके कहा कि हमने उस गाड़ी को बेच दी थी 6 महीने पहले। अब इस प्रकरण के बाद एक भी खबर या ईडी की प्रेस रिलीज इस मामले में अगर आया हो तो आप बताएं, खत्म हो गया। क्या वजह होगी इसकी? वजह हो सकती है, ऊपर से भी वजह हो सकती है, नीचे से भी, जैसा भी वजह है, लेकिन जिसको टारगेट करना था वो ये सोचा गया कि जिसको टारगेट करना है वो तो टारगेट नहीं हो रहा है, बल्कि गलत नंबर डायल कर रहे हैं, तो वो किनारे हो गया। कानूनी तौर पे ये कहा जाता है कि अगर हम किसी गलत काम पे इस्तेमाल किए गए व्हीकल को राजसात करते हैं तो एक लीगल ऑफेंस ऑनर पे बनता है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। हालांकि कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, ये अगर ईडी ने पैसा ना पकड़ा होता, इस गाड़ी से कोई लोग दब के मर गए होते, तो भी जो है वो 304A का जो है मामला बनता। कानूनी तौर पे क्या समझते हैं आप इस पे? नहीं, देखिए, अगर गाड़ी का ट्रांसफर नहीं हुआ है तो फिर जिम्मेदार तो वही व्यक्ति है जिसकी गाड़ी थी वो। लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। आपको कोई जानकारी है जब आप इसको लिखते पढ़ते हैं, देखते हैं, या कानून के गलियारों में जब इसकी चर्चा होती है तो कुछ समझ में आता है आपको? कुछ सुना आपने? मतलब कैसे मैं इस मामले में, गाड़ी के मामले पे, जिस गाड़ी पे 508 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो गाड़ी को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है या उसको जो है हाइड किया जा रहा है, क्या वजह होगी? शशांक जी आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह होगी?
देखिए जिनके परिवार में वो गाड़ी पहले होने की बात कही जा रही है, तो वो गाड़ी किसी से छुपी हुई नहीं थी, उस परिवार की वो संपत्ति हुआ करती थी। लेकिन आपराधिक मामलों में एक बड़ा आश्चर्यजनक कोइंसिडेंस होता है कि जब कभी भी कोई घटना निकलती है, उसमें जो गाड़ियां बरामद होती हैं वो आमतौर पे किसी वीआईपी की होती हैं और कुछ ही दिन पहले सेल आउट हो चुकी होती हैं। ऐसा ही एक मामला 2002 के आसपास का है, जब छत्तीसगढ़ में एक बड़ा जनचर्चा का विषय एक हत्याकांड बना था। उसमें जितनी गाड़ियां सीबीआई ने पकड़ी, वो सब पहले किसी नामचीन आदमी की थी और बाद में वो किसी और को सेल आउट कर दी गई थी। तो ये बड़ा सामान्य सी स्टोरी हो गई है कि जो भी चीज पकड़ी जाएगी वो किसी वीआईपी की रहेगी और वो कुछ दिन पहले उसको बेच चुका रहता है। एक तरह का प्रिपरेशन है, लीगल प्रिपरेशन की, अगर आप फंसते हैं तो इस तरह से डिनाई किया जा सकता है। तब बिल्कुल यही बात है। आज की डेट में कोई भी अंगूठा छाप नेता नहीं है, सबको कानून की बहुत अच्छी जानकारी है, और यदि स्वयं नहीं है तो कानूनी विशेषज्ञों को पहले से हायर किया जाता है और वो सब रास्ते बताते हैं। और एक चीज आप ये देखिए कि उस वीआईपी के भाई की गाड़ी पकड़ाई, उसमें इतना रुपए बरामद हुआ, ये तो आया, प्रकाश में आया, खबरों में आया, सोशल मीडिया में चला। लेकिन ईडी वालों ने ये बताया कि प्रेस रिलीज करके कि वो गाड़ी जो है कौन चला रहा था, उसका ड्राइवर कौन है, उसका मालिक कौन है, कौन गिरफ्तार हुआ, पूछताछ हुई कि नहीं हुई, ये टोटल अंधेरे में रखा गया। अभी तक की आज तक ये नहीं बताया गया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें अपने दर्शकों को कि ये गाड़ी जो है पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के भतीजे की कंपनी सनफ्लावर की थी, जिससे 6 महीने पहले बेचे जाने की बात कही जा रही थी, और यही वो विषय है, कारण है जिसकी वजह से इसे जो है हाइड किए जाने की तैयारी की जा रही थी। मूल बात हम फिर से आ जाते हैं शशांक जी, क्या छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह के करप्शन, चाहे वो लीगल करप्शन हो, आइदर वो पीडीएस का करप्शन हो, आइदर वो इस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, या फिर महादेव ऐप से जुड़ा मामला हो, क्या लग रहा है कि ये सारे विषय, करप्शन के विषय, भ्रष्टाचार का जो एजेंडा है, ये कभी छत्तीसगढ़ में राजनीतिक उथल पुथल मचाता है, इसके दूरगामी परिणाम निकलते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, पहली बार छत्तीसगढ़ का चुनाव 2003 में हुआ, मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद। पहला चुनाव भी जब भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की उस समय की निर्वाचित सरकार के खिलाफ एक पूरा आरोप पत्र जारी किया था, जिसमें डिग्री बेचने से लेकर तमाम आरोप लगे थे। लेकिन एक भी मामले में किसी को उन्होंने जेल तक नहीं पहुंचाया, ना कोर्ट तक पहुंचाया। उसके बाद 2003 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार शासन में रही, अलग अलग समय पे अलग अलग आरोप लगते रहे हैं। कभी चना घोटाले का आरोप लगा है, कभी चावल घोटाले का आरोप लगा है, कभी नान घोटाले का आरोप लगा है। लेकिन आज तक कोई भी मामला कोर्ट से मुकम्मल अप्रोच तक नहीं है पाया कि या तो इसको बरी किया गया हो या इसको सजा दी। इंदिरा प्रियदर्शनी के बारे में क्या कहेंगे? इसी दौरान ये हुआ था। एक वो भी बड़ा बहुचर्चित मामला है, जिसको अभी कुछ ही दिन पहले कोर्ट ने उसमें एक नार्को टेस्ट को जो है ना एडमिट करते हुए फिर से जांच का आदेश दिया। लेकिन उसमें भी हमको ये दिखाई दे रहा है कि कोर्ट ने जिस साफ गोई के साथ उस मामले को हाईलाइट किया, उतना तेजी से जांच एजेंसी ने उसमें अप्रोच नहीं किया। तो अगर जांच नहीं होती है और कोई सजा नहीं पाता है, तो क्या औचित्य होगा इस तरह के जो लीगल प्रोसेस को पूरा करने, या पॉलिटिकल ड्रामा का क्या एजेंडा होगा? देखिए, आपने अभी इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का मामला उठाया, इसमें जो है नए सिरे से जांच की जब बात आई, तो बहुत सारे लोगों ने जो है इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में पैसे जमा किए, ठीक है, केवल जांच के डर से या कार्रवाई के डर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये दोषियों को तो जेल तक नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, ठीक है ना, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर पैसे जमा हुए हैं, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग निर्दोष हो गए। उनके खिलाफ तो बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। अब चूंकि अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने ही हुए हैं, तो इस पे हो सकता है इस पे जांच फिर से शुरू हो, जैसे झीरम जांच को लेकर के शुरू होने वाला है। जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। झीरम जांच की भी अभी विषय चली रही है, इस बारे में भी बात करेंगे कभी। लेकिन आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या करप्शन या भ्रष्टाचार, कभी किसी सरकार में, इसी प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी, तो क्या लग रहा है कि वो जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए नहीं था? नहीं, सही बात है। बहुत पहले एक शक्कर घोटाला कांड एक हुआ था, मुंगेली एरिया कहीं का था वो। तो हाँ, मैंने 98 में उसमें
उस समय मैं गवर्नमेंट एडवोकेट था, तो मुझे उस कोर्ट में स्पेशली वो किया गया, तो मैंने देखा कि 2 पेटी दस्तावेज थे उसमें, उसको मुझे एग्जिबिट कराने में इतना मुश्किल जा रहा था कि मैं सोच नहीं सकता। तो इतना लंबा अगर कोई केस चलेगा तो बहुत से गवाह तो चले गए होते हैं इस दुनिया से, और वो फिर प्रूफ नहीं हो पाता है केस। इसी कानूनी जो है चूक की वजह से, लूप की वजह से जो आरोपी हैं या जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता होते हैं वो बाहर रहते हैं कानून के दायरे से। निश्चित रूप से महादेव ऐप में भी यही हुआ है, नान घोटाले में भी यही हुआ है, लेवी घोटाले में भी यही हुआ है कि जो मुख्य वो है, जिसको आजकल एक बड़ा साधारण शब्द है मास्टरमाइंड तक कभी हाथ नहीं पहुंच पाता। जी। तो आज जिस विषय पे हमने चर्चा की, हमने कमोबेश कम समय पे ये जानने का प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ में महादेव घोटाले को लेकर किस तरह की परिस्थितियां बनी है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे और राजनीतिक तौर पर इसका हश्र जो है वो क्या होने वाला है, राजनेताओं के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और हाल फिलहाल में जब चुनाव परिणाम आने हैं कुछ दिन बाद, तब इसके जो है असर जो है स्पष्ट देखने को मिलेंगे। चुनावी साल में इस तरह के मुद्दों पर विस्तार से आगे भी चर्चा होते रहेगी। हम आपसे दोबारा अगली कड़ी में मिलेंगे। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।